हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षालय। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बीए 6th सेमेस्टर के बच्चों के लिए ध्रुव स्वामिनी नाटक का सारांश और उसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आप लोगों के लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग यह तथ्य अपनी कॉपी में नोट कर लें और इसे याद कर लें ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू चाहिए तो मैंने अपने इसी चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर रखी है ध्रुव स्वामिनी पर आधारित 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज नाम से। तो आप लोग उसे ज़रूर देख लें ताकि आपको आइडिया लग जाए कि 6th सेमेस्टर में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। ध्रुव स्वामिनी नाटक जो कि बीए 6th सेमेस्टर के बच्चों के सिलेबस में लगा हुआ है। ध्रुव स्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया नाटक है। इसका प्रकाशन सन 1933 ईस्वी में हुआ। यह नाटक 3 अंकों में विभक्त है। इस नाटक में स्त्री पुनर्विवाह का चित्रण किया गया है, साथ ही स्त्री पात्रों के सशक्तिकरण का चित्रण मिलता है। अब इसकी विषय वस्तु देख लेंगे। ध्रुव स्वामिनी नाटक समस्या मूलक ऐतिहासिक नाटक है। आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ध्रुव स्वामिनी नाटक कैसा नाटक है, तो आप लोगों को आंसर बताना है समस्या मूलक ऐतिहासिक नाटक, जिसका कथानक गुप्त काल से है। ध्रुव स्वामिनी में प्रसाद ने भारतीय समाज में नारी जीवन के कटु यथार्थ पर गहन विचार किया है। नाटक की भूमिका में प्रसाद जी लिखते हैं, यह ठीक है कि हमारे आचार विचार और धर्मशास्त्र की व्यवहारिकता की परंपरा विच्छिन्न सी है। आगे जितने सुधार या समाजशास्त्र के परीक्षात्मक प्रयोग देखे या सुने जाते हैं उन्हें चिंतित और नवीन समझकर हम बहुत शीघ्र अभारतीय कह देते हैं, किंतु मेरा विश्वास है कि तात्कालिक कल्याणकारी परिवर्तन भी हुए हैं। इसीलिए 1500 वर्ष पहले यह होना अस्वाभाविक नहीं था। क्या होना चाहिए और कैसा होगा यह तो व्यवस्थापक विचार करे, किंतु इतिहास के आधार पर जो कुछ हो चुका या जिस घटना के घटित होने की संभावना है उसी को लेकर इस नाटक की कथावस्तु का विकास किया गया है। इस नाटक में मनोवैज्ञानिकता का भी प्रभाव है। इसमें नाटकीय तत्वों के सर्वांगीण विकास हुआ है। अब आगे इसका कथासार देख लेते हैं। यह नाटक 3 अंकों में विभाजित है। पहला अंक देख लेते हैं। पहला अंक, नाटक का प्रारंभ ध्रुव स्वामिनी और खड्गधारिणी के वार्तालाप से होता है। नाटक के इसी अंश में प्राप्त होता है कि गुप्त सम्राट रामगुप्त की पत्नी पहले उसके भाई चंद्रगुप्त की प्रेमिका रह चुकी है। समुद्रगुप्त ने अपने बड़े पुत्र को अयोग्य जानकर उत्तराधिकार चंद्रगुप्त को घोषित किया, परंतु रामगुप्त ने छल और कपट को न्याय का नाम देकर सत्ता संभाल ली। रामगुप्त कुटिल एवं विलासी प्रवृत्ति का शासक है। वह डरपोक है। शक सम्राट की संधि जिसमें उससे ध्रुव स्वामिनी मांगी गई थी उसने देने का निर्णय कर लिया। विवाह को अस्वीकार करते हुए वह कहता है आचार्य के द्वारा पढ़े गए मंत्रों का बोझ वह क्यों उठाए। ध्रुव स्वामिनी बार बार उससे अपने सम्मान की भीख मांगती है, पर वह युद्ध के डर से उसे सकराज को सौंप देता है। चंद्रगुप्त इस निर्णय से असहमत होते हुए भी स्वयं सकराज के यहाँ जाने का निर्णय करता है, परंतु ध्रुव स्वामिनी उसे अकेले नहीं जाने देना चाहती, वह स्वयं भी उसके साथ जाती है। अब दूसरा अंक स्टार्ट होता है। इस अंक का आरंभ कोमा के साथ हुआ है। वह भी एक व्यवस्थित नारी है, क्योंकि उसका प्रेमी सकराज भी विलासी प्रवृत्ति का शासक है। ध्रुव स्वामिनी को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला सकराज स्त्री को भोग्या और वस्तु के अतिरिक्त कुछ नहीं समझता। अपने आवेश में सकराज आचार्य मिहिरदेव का अपमान करता है। यह पूरा प्रकरण सकराज के चरित्र के स्वार्थी और विलासी स्वरूप का उदाहरण है। इसी अंक में वह चंद्रगुप्त के हाथों मारा जाता है। अब आगे तीसरा अंक स्टार्ट होता है। तीसरा अंक पूर्व के दोनों अंकों में उद्घाटित समस्याओं के विश्लेषण और समाधान के लिए रचा गया है। इस अंक में ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त का विवाह पुरोहित द्वारा खारिज किया जाता है।
क्योंकि रामगुप्त गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। रामगुप्त परिषद की बैठक में चंद्रगुप्त को मारने के चक्कर में स्वयं एक सामंत द्वारा मार गिराया जाता है और चंद्रगुप्त की जय जयकार के साथ नाटक समाप्त हो जाता है। अब आइए आगे देख लेते हैं इस नाटक के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। पहली प्रमुख पात्र हैं ध्रुवस्वामिनी, जो कि रामगुप्त की पत्नी और चंद्रगुप्त की पूर्व प्रेमिका हैं। ये दृढ़ साहसी स्त्री पात्र हैं। परिस्थितिवश यह जरूर कमजोर पड़ती हैं, पर हौसला नहीं हारती। पुरुष प्रवृत्ति एवं धर्म के नियामकों से तीखे प्रश्न करती हैं। चंद्रगुप्त को उसके अधिकारों के प्रति उद्वेलित करती हैं। अगली है मंदाकिनी। अगली प्रमुख पात्र है मंदाकिनी। यह नाटक की सजीव पात्र हैं, जो अपने तीखे प्रश्नों से स्त्री की व्यथा को सामने रखती हैं। वह भी धर्म के नियामक पुरोहित से बिना किसी डर भय के साथ सीधे प्रश्न पूछती है। वह रामगुप्त द्वारा ध्रुवस्वामिनी को भेजे जाने के निर्णय को खूब कोसती है। अगली पात्र है कोमा। सकराज की प्रेमिका है, जो उसे छोड़ देती है। कोमा स्वाभिमानी है। कोमा सकराज से कहती है, राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता। अंत में वह सकराज का शव लेने आती है, जिसे चंद्रगुप्त द्वारा मारा जाता है। अगले प्रमुख पुरुष पात्र हैं चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का साहसी एवं साम्राज्य के लिए मर मिटने वाला चरित्र है। रामगुप्त का भाई है, परंतु उसके चरित्र के बिल्कुल विपरीत है। सकराज से अकेले युद्ध के लिए तैयार हो जाता है, किंतु गुप्त साम्राज्य की ध्रुवस्वामिनी को भेजने के लिए हरगिज तैयार नहीं होता। अगले पात्र हैं रामगुप्त। रामगुप्त गुप्त साम्राज्य का शासक है, जो पिता द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने के बावजूद छल कपट से राजा बनता है। यह विलासी प्रवृत्ति के साथ साथ घोर कायर पात्र है, जो युद्ध से बचने हेतु अपनी पत्नी को शत्रु को सौंप देता है। अगले प्रमुख पात्र हैं शिखर स्वामी, जो कि रामगुप्त के सहयोगी एवं गुप्त साम्राज्य का अमात्य है, जो कि राष्ट्ररक्षा का उपाय सबसे ऊपर बताते हुए रामगुप्त के फैसले का समर्थन, या यूं कहें कि रामगुप्त के निर्णय को धर्मनीति की आड़ में सही बताने वाला यह अवसरवादी, कुटिल, धूर्त एवं अयोग्य अमात्य है। आगे हैं पुरोहित, जो कि एक दृढ़ एवं सत्यनिष्ठ चरित्र हैं, जिसे धर्म की सच्ची व्याख्या करने में कोई भय नहीं है। अगले पात्र हैं सकराज, जो कि स्वार्थी एवं विलासी प्रवृत्ति का शासक, ध्रुवस्वामिनी की चाह रखने वाला और स्त्री को महज वस्तु समझने वाला एक कुपात्र है। भाग्यवादी है एवं मंगल और अमंगल पर विश्वास रखता है। अगले पात्र हैं खिगिल, जो कि रामगुप्त के यहाँ सकराज का संधि प्रस्ताव लेकर जाने वाला है। अगले पात्र हैं मिहिरदेव, जो कि कोमा के पिता हैं एवं सकराज साम्राज्य के आचार्य भी हैं। ये धार्मिक एवं नैतिक हैं। इसमें गौड़ पात्र हैं कुबड़ा, बौना, हिजड़ा, प्रतिहारी, सामंत कुमार, खड्गधारिणी, शक सामंत, दासी और नर्तकियां। इस नाटक का विशेष है रंगमंच की दृष्टि से प्रसाद की सबसे सफल नाट्यकृति है। इस नाटक से गुप्त काल का ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत होता है। प्रसाद जी ने इस नाटक में संस्कृतनिष्ठ एवं व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और ये जितने भी तथ्य इस वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं, इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें और इसे याद कर लें, ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुत ही आसानी हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।